बांग्लादेश में स्टूडेंट रेवोल्यूशन और शेख हसीना के पलायन के 4 महीने हो चुके। इन 4 महीनों में भारत और बांग्लादेश के संबंध बद से बदतर होते गए। भारत सरकार ने बार बार बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत को लेकर चिंता जताई। वहीं बांग्लादेश ने भी तीखे स्वर में जवाब देते हुए कहा कि पहले इंडिया अपनी प्रोपेगेंडा कम करे, कुछ पॉलिटिकल वायलेंस के सिवाय कोई हिंदुओं को टारगेट नहीं कर रहा है, और यह भी कि कुछ बड़े देश बांग्लादेश की नई आजादी को हजम नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश जिसके फॉर्मेशन में भारत ने अहम भूमिका अदा की थी, आज वही भारत सरकार से बांग्लादेश सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा है। जब फॉर्मर इस्कॉन मेंबर के अरेस्ट के मामले में एमईए ने स्टेटमेंट जारी किया कि चिन्मय दास को जस्टिस मिले, तो बांग्लादेश से ऑफिशियल जवाब आता है कि यह हमारा इंटरनल मैटर है, चिन्मय बांग्लादेशी सिटीजन है और ऐसी दखलंदाजी अच्छी बात नहीं है। जब वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मांग किया कि बांग्लादेश में यूएन पीस कीपर्स भेजे जाए वहां के माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए, तो जवाबी कार्रवाई में बांग्लादेश के होम एडवाइजर ने मीडिया को बताया कि उन्हें लगता है कि यूएन को तो इंडिया भेज देना चाहिए यहां की माइनॉरिटीज की रक्षा के लिए। क्या है बांग्लादेश का सच आज के डेट में? क्या सच में वहां एक हिंदू नरसंहार चल रहा है? अगर चल रहा है तो इसकी डिटेल्स क्या है? कहां कहां ऐसी वारदातें हुई हैं? कितनी जाने गई हैं 4 महीनों में? और अगर जेनोसाइड हो रहा है तो क्या मोदी सरकार इसे रोकने में बिल्कुल असमर्थ रही है पिछले 4 महीनों में? उधर बांग्लादेश में गुस्सा किस बात पर है? भारत सरकार पर या भारत देश पर? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि भारत सरकार शेख हसीना को भारत में पनाह ही नहीं बल्कि उन्हें बांग्लादेश में पावर में वापस लाने का षड्यंत्र रच रही है? कितनी सच्चाई है इस बात में कि बांग्लादेश में एक प्लान तरीके से कंफ्यूजन, कम्युनल टेंशन फैलाने की कोशिश चल रही है? पिछले कुछ दिनों में हमने कई इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और इंडिपेंडेंट बांग्लादेशी जर्नलिस्ट से बात की, यह समझने के लिए कि दोनों देशों के बीच में संबंध इतने बुरे कैसे हो गए, इतना शक कहां से आ जाता है, एक दूसरे के बारे में आज के डेट पर ग्राउंड पर परसेप्शन क्या है। क्योंकि एक चीज याद रखिए, 4000 किलोमीटर कॉमन बाउंड्री शेयर करने वाले 2 देश ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश सरकार अब डिप्लोमैट्स इंडिया से वापस बुला रहा है, इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात चल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो टाइम दूर नहीं है कि बांग्लादेश भी चाइना के कोने में जाकर बैठ जाएगा। क्या कर सकती है इंडियन सरकार इस सिचुएशन में? क्या सच्चाई है बांग्लादेश में, जानने की कोशिश करते हैं आज। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सबसे पहले 2 क्लैरिफिकेशन दे दें। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं कि इनमें कोई भी 100% सही या गलत नहीं है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट नैरेटिव चाहिए तो सबसे तेजी से यहां से निकल लो, लेकिन अगर दोनों साइड का पर्सपेक्टिव समझना है, पक्ष प्रतिपक्ष सुनना है, तो थोड़ा बैठ जाओ और थोड़ा टाइम हमें दे दो, क्योंकि बहुत एफर्ट लगाया है हमारे टीम ने इस एपिसोड पर। दूसरा पॉइंट, दोनों देशों के बीच में खासकर बांग्लादेश के साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं इस इशू को लेकर। इसे समझना जरूरी है, मानो या ना मानो, लेकिन समझना जरूरी है अगर सॉल्यूशन चाहिए। बांग्लादेश में आए दिन हो रहे नए डेवलपमेंट्स पर इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ने ताबड़तोड़ रिपोर्टिंग की है। मणिपुर, एयर पोल्यूशन, अडानी, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, अरे हमारी खुद की माइनॉरिटीज की हाल छोड़ो, अभी सिर्फ फोकस बांग्लादेश के सिचुएशन पर है। स्पेशली फॉर्मर इस्कॉन मॉन्क चिन्मय कृष्ण दास के अरेस्ट के बाद तो इंडियन मीडिया ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस ट्रांजिशन गवर्नमेंट के रातों की नींद ही हराम कर दी है। भारत सरकार एंड बाय एक्सटेंशन इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ने साफ शब्दों में कह दिया है कि चिन्मय दास को इमीडिएटली बेल मिलना चाहिए, हिंदूज के अगेंस्ट रिलीजियस परसिक्यूशन इमीडिएटली बंद हो जाना चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट कॉन्क्रीट स्टेप्स ले माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए। हम यहां देशभक्त पर भी एक्सटेंसिवली इस पूरे मामले को डिस्कस कर चुके हैं, समय मिले तो प्रीवियस एपिसोड देख लेना। क्योंकि इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि हिंदुओं पर हमले बांग्लादेश में हुए हैं, लेकिन 2 किस्म के हमले हुए हैं, पॉलिटिकल वायलेंस एंड कम्युनल वायलेंस। इसमें से पॉलिटिकल वायलेंस सबसे कॉमन है, जहां शेख हसीना की आवामी लीग से जुड़े लोगों पर हमला हुआ है। अब देखिए, ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशियल वायलेंस होनी तो नहीं चाहिए, मॉब जस्टिस होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हुआ है, और इसमें मुसलमान और हिंदू दोनों ही कुटे हैं। इसके साथ साथ और कहीं कहीं कम्युनल वायलेंस की वारदातें भी हुई हैं, और उसे रोकने में देरी हुई है क्योंकि पुलिस सिस्टम वहां चुरमुरा चुकी है बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश की सरकार और लोगों का साफ मानना है कि भारत सरकार और भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन केसेस को बढ़ा चढ़ा के बांग्लादेश में अराजकता, जेनोसाइड और मास रेप का माहौल दिखाने की कोशिश की है।
गौर करने की बात यह है कि भारत सरकार ने अभी तक जेनोसाइड शब्द या मास रेप शब्द एक बार भी बांग्लादेश के संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही मारे गए हिंदुओं का कोई नंबर, कोई आंकड़ा या कोई सूची जारी की गई है। अब बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं बार बार कि भारत सरकार जेनोसाइड का मंजर और चिन्मय दास को बचाने की कोशिश में क्यों लगा है। क्या वो इंडियन सिटीजन है? नहीं, बांग्लादेशी है। ना वो इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, उन्हें कुछ महीने पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उन पर सीरियस सेक्सुअल असॉल्ट्स के आरोप हैं। उसके ऊपर चिन्मय दास धर्म का काम नहीं, प्रोवोकेटिव पॉलिटिकल रैलीज एड्रेस कर रहे थे। शेख हसीना के सपोर्टर माने जाते हैं, जिसकी वजह से सरकार के नोटिस में आते हैं। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि जिस तरीके से चिन्मय को अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से सैफरॉन झंडे को लेकर एक फिल्मजी केस बनाया गया, सेक्सुअल असॉल्ट का नहीं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का नहीं, जहां एक सेडिशन का लूज केस बनाया गया चिन्मय के ऊपर, उससे चिन्मय की पॉपुलैरिटी एक्चुअली बढ़ी है। और यह इमेज सामने आती है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदुओं के पीछे लगी पड़ी हुई है। उसके ऊपर किसी भी लॉयर को उन्हें रिप्रेजेंट ना करने देना, बेल डिनाई कर देना, इस बात पर मोहर लगाती है कि बांग्लादेश फेयर प्ले नहीं चाहती है। हाल अभी यह है कि यूएस ने भी बांग्लादेश को कहा है कि चिन्मय दास को फेयर हियरिंग मिलनी चाहिए। उधर बांग्लादेश में इस बात को लेकर काफी उत्तेजना है कि चिन्मय के समर्थक एक मुसलमान लॉयर को कोर्ट के बाहर मार डालते हैं और बोला यह जा रहा है कि भाई माइनॉरिटीज खतरे में हैं। यह बात वो मानने को तैयार नहीं। बांग्लादेश में ही नहीं, इंडिया में भी लोग अब सड़क पर उतरना शुरू हो चुके हैं। कोलकाता और त्रिपुरा में हमने इंटेंस प्रोटेस्ट देखने को मिले पिछले हफ्ते, लेड बाय लोकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस। त्रिपुरा में बात इतनी बिगड़ गई कि लोगों ने बांग्लादेशी डिप्लोमेटिक मिशन पर ही हमला कर दिया। जिस संगठन ने मिशन पर हमला किया वो बाय द वे एक हफ्ते पुराना एक संगठन है। इसको बांग्लादेश एक प्लान्ड कंस्पिरेसी मानती है और अपने डिप्लोमेटिक मिशन पर अटैक को काफी सीरियसली लेते हुए ढाका में इंडियन ऑनवॉय को समन भी किया गया। वहीं इंडिया ने भी इस इंसिडेंट को डीपली रिग्रेटेबल बताते हुए बांग्लादेशी मिशंस की सेफ्टी भी बढ़ा दी है। फिर आता है दूसरा हमला, इस बार जुबानी हमला। इंडिया में शरण लेती हुई फॉर्मर बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पहली बार पब्लिक कमेंट्री करती है, बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, यह दावा करती है। इससे बांग्लादेश में जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि हसीना इंडिया में बैठ के इंडियन सरकार के साथ प्लानिंग कर रही है बांग्लादेश में वापस पावर में आने के लिए। जबकि बांग्लादेश में एक कॉमन सेंटिमेंट है कि हजारों स्टूडेंट्स की मौतों की जिम्मेदार हसीना को इंटरनेशनल कोर्ट के सामने घसीटा जाना चाहिए। इंडियन मीडिया और बांग्लादेशी मीडिया के रिपोर्ट्स अगर आप देखें, अगर आप उनमें तुलना करें तो जमीन आसमान का आपको फर्क दिखेगा। वहां की मीडिया कह रही है कि बांग्लादेश में कम्युनल हार्मनी अभी भी इंटैक्ट है, कोई टारगेटेड प्लान्ड परसिक्यूशन नहीं हो रहा है एंड कंट्री इज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि भैया पीस हो, डेवलपमेंट हो। बांग्लादेश में हमने जितने भी लोगों से बात किया है उनका यह साफ कहना है कि बांग्लादेश कोई पाकिस्तान नहीं बन रहा है। यहां सारे कम्युनिटीज मिलकर साथ में रहते हैं और यह बात सही है कि कुछ घटनाएं हुई हैं जिन्हें एम्पलीफाई किया गया है, लेकिन ना ही बांग्लादेश में हिंदुओं और ना ही हिंदुस्तानी सिटीजन्स के खिलाफ कोई नफरत है। भीषण नफरत है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, ये बड़े भैया रवैये के खिलाफ, बांग्लादेश में इंटरवेंशन के खिलाफ और शेख हसीना को इतना सारा जो सपोर्ट किया है पिछले 15 सालों में, उसके खिलाफ। अब तो प्रोमिनेंट बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट्स ने काइंड ऑफ कैंपेन स्टार्ट कर दिया है इंडियन मिस इंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए। टॉप न्यूज आउटलेट्स आए दिन एडिटोरियल्स रिलीज कर रहे हैं कि कैसे इंडियन मीडिया एग्जैजरेट कर रही है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है उसको। साथ ही साथ इंडिया में माइनॉरिटीज को लेकर उनकी जो हाल है उस पर भी अब टिप्पणी करी जा रही है बांग्लादेश में। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में शक, संदेह, नफरत यहां तक पहुंची कैसे? ये 4 महीने नहीं, 4 साल नहीं, उससे भी लंबा प्रोसेस का नतीजा है और इसे समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा।
बांग्लादेश और भारत बीते 50 सालों से भी ज्यादा पुराने एलाइज रह चुके हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश और भारत की दोस्ती बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस से भी पुरानी है। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर और बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के साथ यह दोस्ती ऑफिशियल हो जाती है। इंडिया बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करने वाला, उससे फॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश करने वाला पहला देश बनता है। फिर आने वाले सालों में भी इंडिया एक्टिवली बांग्लादेश की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में काफी मदद करती है। आजादी के बाद से ही इंडिया बांग्लादेश का एक क्रूशियल ट्रेडिंग पार्टनर बनता है। आज इंडिया बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। वहीं बांग्लादेश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इंडिया का काफी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा है। इंडिया के बांग्लादेश पार्टनरशिप का एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो सिलीगुड़ी से प्रभातीपुर तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई करता है। इस प्रोजेक्ट से बांग्लादेश की एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने में मदद मिलती है। चिटागोंग और मोंगला पोर्ट्स के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से भी रीजनल ट्रेड को स्ट्रीमलाइन किया गया है। इकोनॉमी के अलावा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के समय में भी बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय पार्टनर बनकर भारत ही सामने आया है। 2007 का साइक्लोन आप ले लीजिए, 2020 का अम्फन ले लीजिए, इंडिया हर इंस्टेंस में बांग्लादेश की मदद के लिए सबसे आगे आया है। फिर कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इंडिया ने वैक्सीन और एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज भी सबसे पहले बांग्लादेश जैसे नेबरिंग कंट्रीज के साथ ही शेयर किया था। ये जो बातें हमने अभी आपको बताई, ये सब आपको इंडियन मीडिया में भी बहुत प्रोमिनेंटली रिपोर्टेड मिल जाएगी। अच्छी बात है, रिपोर्ट होना भी चाहिए। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के अलावा जो आमतौर पर आपको दिखाया या बताया नहीं जाता है, स्पेशली इंडियन मीडिया में, वो है इंडिया का एलिजेड इंटरवेंशन बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में, खास करके पिछले कुछ सालों में। और आप मानो या ना मानो, यह वर्जन बांग्लादेश में बहुत वाइडली रिपोर्टेड होता है, वहां के मीडिया में रिपोर्ट होता है, वहां के लोग इसे बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं और बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा इंटरवेंशन जो इंडिया का देखा जाता है उसका नाम है शेख हसीना। जी हां, यह बात कोई सीक्रेट तो है नहीं कि कैसे शेख हसीना इतनी क्लोज है इंडियन सरकार से। सालों से इंडिया के लिए भी, उनके सरकार के लिए भी यह गुड न्यूज रहा है शेख हसीना। चाहे वो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की सेफ्टी की बात हो, इलीगल माइग्रेशन पर लगाम लगाने की बात हो, या फिर क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने की बात हो, इन सारे फ्रंट्स पर शेख हसीना ने इंडिया को डिलीवर किया है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से शेख हसीना इंडिया के लिए गुड न्यूज रही है। लेकिन बदले में हसीना ने भारत को जो दिया है वो बांग्लादेशी को दिखा है। वो कुछ खास बोल नहीं पाए हैं क्योंकि उनके राज में थोड़ा सा बोलना अलाउड नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें एक एंगर का वजह बनती आई हैं पिछले कुछ सालों में। नंबर 1, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स, स्पेशली गंगा और तीस्ता रिवर्स की अगर हम बात करें, उनमें हसीना को थोड़ा ज्यादा ही प्रो इंडिया बना दिया लोगों की नजर में। नंबर 2, फरक्का बैराज का अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, जहां बांग्लादेश का कहना है कि उनके इरिगेशन और लाइवलीहुड को नुकसान होता है क्योंकि इंडिया अपना अपर रिपेरियन एडवांटेज मिसयूज करती है। क्योंकि इंडिया अपस्ट्रीम है तो उसका एडवांटेज मिसयूज होता है, बांग्लादेश में फ्लडिंग होता है। नंबर 3, इसके अलावा ट्रेड रिलेशन भी एक कंटेंशियस पॉइंट बनकर सामने आया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑफिशियली तो बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है, लेकिन इसमें बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट अब $10 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि इंडियन प्रोडक्ट्स उनके लोकल बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं और यह कि इंडिया बांग्लादेश को वो टैरिफ बेनिफिट्स नहीं देती है जो उसे मिलती है बांग्लादेश में। नंबर 4, इन सब हेडलाइन पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन के अलावा हमेशा एक सटल इंडियन गवर्नमेंट स्पाइस का नैरेटिव चलता आया है बांग्लादेश में। कई रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि इंडिया का रॉ बहुत ज्यादा ही एक्टिव रहता है बांग्लादेश में और वहां पॉलिटिकल डिसीजंस को भी इफेक्ट करता है। एटलीस्ट अगर आप 2009 का इंस्टेंस लें तो यह बहुत चर्चा में रहता है लोगों के बीच में, जब इंडिया रिपोर्टेडली तैयार था आर्म्ड इंटरवेंशन के लिए इनटू बांग्लादेश। जब शेख हसीना एक इंटरनल म्यूटनी का सामना कर रही थी, उनके जान को खतरा था, तब माना जाता है कि इंडियन फोर्सेस ऑलरेडी बांग्लादेश में घुस चुकी थी शेख हसीना को एस्कॉर्ट करने के लिए। डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरवेंशन का आज तक कोई एविडेंस नहीं आया है, लेकिन हमेशा से ही एक शक, एक संदेह के घेरे में रहा है, स्पेशली इंडिया का रॉ। लेकिन लोगों का मानना है कि शेख हसीना जब अपने ही ऑपोजिशन बीएनपी और जमात के लीडर्स को अरेस्ट कर रही थी, साइलेंस कर रही थी, एक के बाद एक इलेक्शंस रिग हो रहे थे, तब इंडिया ने एक डेमोक्रेसी होने के बावजूद उन्हें कॉल आउट नहीं किया।
इससे बांग्लादेश में इंडिया का एक इंप्लिसिट सपोर्ट देखा जाता है कि डेमोक्रेसी होने के बावजूद, डेमोक्रेसी का जब गला घुट रहा था बांग्लादेश में, इंडिया ने कुछ नहीं कहा। तो बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट की वजह काफी लेयर्ड है, जिसमें हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं। लेकिन मोदी सरकार का बांग्लादेश को भुला के, सारी पार्टीज को भुला के सिर्फ शेख हसीना को सपोर्ट करना अब बैकफायर कर रहा है। शेख हसीना को भारत सरकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल तो करती आई है, इस बात पर बांग्लादेश में भी आज कोई डिबेट नहीं है। भारत सरकार ने बाकी पार्टी से रिश्ता कायम ही नहीं किया, सिर्फ हसीना पर सारा फोकस किया। अब जब हजारों मौतों के बाद, एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन के बाद शेख हसीना को हटा दिया गया है, तो पूरी दुनिया में शेख हसीना को शरण कहां मिलती है? भारत में। यह बात समझना जरूरी है। बांग्लादेश की यूथ के लिए, जो 65% है वहां की पॉपुलेशन, शेख हसीना क्रिमिनल नंबर 1 है। वहां की नई पीढ़ी जो है, उन्होंने तो सिर्फ शेख हसीना का ही सरकार देखा है। तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़, सारी प्रॉब्लम की वजह तो शेख हसीना ही है। अब उन्होंने तो किसी और का रूल देखा नहीं। अब जब इंडिया उनको शरण दे रही है, तो नेचुरली भारत सरकार को बहुत ज्यादा ही शक के नजर से बांग्लादेश में देखा जा रहा है। इधर भारत के लिए अपने एलाय को पॉलिटिकल असाइलम देना कोई नई चीज नहीं है, हमारे लिए बहुत नॉर्मल बात है। याद रहिए, नेहरू ने दलाई लामा और तिब्बतियंस को पनाह दी थी चाइना से। ये 1962 की वॉर का एक वजह बनती है, जब चाइना इस बात पर खफा थी कि दलाई लामा को इंडिया ने बचा लिया। लेकिन सवाल अब भारत को पूछना पड़ेगा कि एक बायगॉन एरा की डिसग्रेस्ड पॉलिटिकल लीडर से दोस्ती बना रखने से क्या मिलेगा? भारत के लिए आज क्या जरूरी है? आज के नए रियलिटीज को समझते हुए एक यूथ लेड रेवोल्यूशन के बाद आई नई रेजीम के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करना चाहिए या नहीं? इस एक सवाल के जवाब से भारत बांग्लादेश का जो फ्यूचर रिलेशनशिप है वो तय होगा। प्रॉब्लम यह है कि अभी भी बांग्लादेश में यह अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया हसीना को असाइलम ही नहीं दे रही है, बल्कि उसके साथ मिलकर बांग्लादेश में एक नई इंटरिम सरकार को हिलाने में, उसे डिस्क्रेडिट करने में लगी हुई है। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का साफ मानना है कि आए दिन ये एंटी हिंदू हेट पर, ये जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री फटकार लगाती रहती है बांग्लादेश को, इंडियन मीडिया लोगों को जेनोसाइड की जो खबर देती रहती है, उससे सालों तक दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं उसमें खटास ही रहेगी। 4 महीनों से जेनोसाइड जैसे शब्द हम सुनते आए हैं बांग्लादेश के संदर्भ में। नरसंहार कोई हल्का शब्द नहीं है, यह गलत मत समझिएगा। हजारों लोगों की मौत की बात है एक नरसंहार। तो सवाल यह है कि अगर हिंदू खतरे में हैं, अगर मान लेते हैं कि लार्ज स्केल वायलेंस हो रहा है, मौतें हो रही हैं, तो क्या मीडिया में चीखने चिल्लाने से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया जैसे सुपर पावर के पास? और कोई तरीका नहीं है बांग्लादेश के सरकार को अपनी बात मनवाने का, हिंदू जाने बचाने का? पोस्ट रेवोल्यूशन एक नेशन रीबिल्ड होने की बात हो रही है। यहां इकोनॉमिक क्राइसिस है, कोई डिबेट नहीं है। पॉलिटिकल अपहीवल है, कोई डिबेट नहीं है। इंडिया आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रेडिट लाइन खोल सकती है, ट्रेड कंसेशन दे सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर सकती है। मतलब ऐसे सैकड़ों एरियाज हैं जिसे ऑफर किया जा सकता है, जिससे एटलीस्ट वहां की सरकार हमारे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की एक गारंटी दे, आयरन क्लैड गारंटी दे। इतना तो भरोसा है मुझे इंडियन डिप्लोमैट्स में कि ऐसा किया जा सकता है। वजह बताऊं? फॉर एग्जाम्पल, मालदीव्स के मोहम्मद मुइजू, नाम सुना होगा, पूरा एपिसोड बना के रखा है, देख लीजिएगा। कट्टर एंटी इंडिया पर्सनैलिटी, जिन्होंने इंडिया आउट जैसा कैंपेन लॉन्च किया पावर में आने के लिए। इंडियन मीडिया मालदीव्स को बॉयकॉट कर रही है, मालदीव्स इंडियन ट्रूप्स को बाहर निकाल रही है, मालदीव्स चाइना से इलू इलू करने वाली है। ये सारी खबरें हमने कवर करके रखी हैं। फिर देखिए क्या होता है, इंडियन डिप्लोमैट्स बैक चैनल टॉक्स करते हैं, इकोनॉमिक असिस्टेंस देकर मोइजो को अपने साइड कर लेते हैं। अब कुछ ही महीनों के अंदर जो आदमी इंडिया के खिलाफ चीख चिल्ला रहा था, वो इंडिया में स्टेट विजिट कर रहा है। मोदी मोइजो गले मिल रहे हैं। अरे, इंस्टा रील्स भी फिर से मालदीव्स में बनने लगे हैं। बॉयकॉट इज ओवर। क्या पता है आपको? क्या पता लगा है? क्या किया गया था बैकग्राउंड में? कुछ पता है आपको? मुझे भी नहीं पता है। ऑल वी नो इज दैट इकोनॉमिक असिस्टेंस से शायद हृदय परिवर्तन कर लिया गया। कतर में हमारे 7 फॉर्मर नेवी पर्सनल स्पाइंग केस में फंसे, उनको डेथ सेंटेंस दी गई। फिर पता चला कि चुपचाप महीनों बाद वो लोग इंडिया वापस आ गए। आपको पता ही नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या गेम खेला गया, क्या गिव एंड टेक हुआ।
अब यही काम हम मोहम्मद यूनिस सरकार के साथ नहीं कर सकते। अरे बांग्लादेश के तो इंटरिम सरकार मुइजू जैसा एंटी इंडिया भी नहीं है। यूनिस यहां तक कह चुके हैं कि रेवोल्यूशन फेल हो जाएगा अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ अटैक होगा, तो बस इसी बात को सॉलिडिफाई करने की जरूरत है। इंडिया ने ऑलरेडी बांग्लादेश को एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट या सीईपीए का प्रपोजल रखा हुआ है। टाइम यह है कि ऐसे एग्रीमेंट्स को एक्सपेडाइट किया जाए, रिलेशंस बेहतर किए जाए। ऐसा और भी अगर आप पॉजिटिव प्रपोजल्स की बात करें तो उसकी जरूरत है। अब आप कह लीजिए कि बांग्लादेश तो मान ही नहीं रही है, बांग्लादेश इमेच्योरली एक्ट कर रही है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। यहां मैच्योर डेमोक्रेसी कौन है, बांग्लादेश या इंडिया? गलत मत समझिएगा, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि बांग्लादेश आज अस्थिरता से गुजर रहा है। लेकिन अगर गोदी मीडिया और ट्रोल्स अपना ऐसा ही एजेंडा चलाते रहेंगे तो सच में और हिंदू खतरे में आ जाएंगे, गारंटी ले लीजिए इस बात की। इसमें भी कोई डिबेट नहीं है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में रिश्ते आज एक नई कंप्लेक्सिटी फेस कर रहे हैं। दोनों तरफ से लोग इमोशनली चार्ज्ड हैं और पॉलिटिशियंस के सेंटिमेंट्स और स्टेटमेंट्स इस एक्रिमनी को और भी हवा दे रहे हैं। उसके ऊपर सोशल मीडिया पर बयानबाजी चल रही है, उस पर और वायलेंस बढ़ रहा है। अब नए केयरटेकर रेजीम के आने के बाद बांग्लादेश ने इंडिया के साथ हुए एमओयूज और एग्रीमेंट्स को भी री एग्जामिन करने की बात कर डाली है। अदानी से ऑलरेडी पावर इंपोर्ट्स आधे कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के भी साथ रिश्ते इंप्रूव करने की बात हो रही है, सार्क को रिवाइव करने की बात हो रही है। अब ये चाइना और पाकिस्तान से नजदीकी की बात तो इंडिया के लिए चिंता का विषय बन जाएगा। फिर भी बॉर्डर ट्रेड अपने यूजुअल पेस पे अभी भी चल रहा है, जो रिश्तों में एक होपफुल एलिमेंट बन के रहा है। जियोग्राफिकली दोनों देश एक दूसरे के लिए एसेंशियल है, इस बात पर भी कोई डिबेट नहीं है। बांग्लादेश साउथ एशिया में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है आफ्टर चाइना। इसीलिए एक एसेंशियल फूड आइटम, रॉ मटेरियल जो हम सप्लाई करते हैं, बांग्लादेश के गारमेंट इंडस्ट्री को जो हम सपोर्ट करते हैं, वही इंडस्ट्री जो बांग्लादेश का 11% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, 80% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो एक सिंबायोटिक रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में। अब दोनों देशों के बीच एक फॉरेन सेक्रेटरी लेवल मीटिंग होने वाली है, जो रिश्तों को स्मूथ करने में एक मौका हमें दे सकती है। लेकिन इररिस्पॉन्सिबल मीडिया कमेंट्री ने रिलेशंस को एक जीरो सम गेम बना देने का एक कोशिश की है, वो कोशिश सफल नहीं होनी चाहिए। दोनों देशों को अब एक्सट्रीम कॉशन के साथ चलना होगा, स्पेशली जब बांग्लादेश इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के जरिए डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का सपोर्ट इस रीबिल्डिंग एफर्ट के टाइम पर काफी क्रूशियल है। वही इंडिया को अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यह देखना होगा कि बांग्लादेश की नई सरकार पाकिस्तान या चाइना के इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। इसीलिए ऐसे टाइम पर अपने पड़ोसी को पब्लिकली शेम करना, ट्रोल गेम खेलना, यह सही बात नहीं है। अभी जरूरत है प्राइवेटली बैठकर डिस्कशन करना, समझाना। लेकिन यह तभी मुमकिन होगा, यह बात भी मैं क्लियर कर दूं, कि जब भारत यह बात मान लेगा कि हसीना के राज का टाइम अब निकल चुका है। मौजूदा पार्टीज के साथ आपको फिर से संपर्क साधना होगा और बांग्लादेश में इंटरफेरेंस का जो परसेप्शन है उसे आपको हटाना होगा। लेकिन क्योंकि अगर चाइना ने इस मौका पर चौका लगाकर इंटरफेयर मार दिया तो हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया, जैसा कि नेपाल के साथ हो चुका है। साउथ एशिया में हम ऑलरेडी एक फ्रेंडलेस देश बन चुके हैं, इस पर हमने पूरा एक एपिसोड बना के रखा है। जरूरी है कि बांग्लादेश के साथ हम अपनी पुरानी मित्रता को फिर से बहाल करें, देश की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए।